हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जो जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमें हर ओटी में यूज देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी स्पेशल ओटी हो, कार्डियक हो, न्यूरो हो, ओनको हो, लीवर हो, गैस्ट्रो हो या फिर जनरल सर्जरी हो। कोई भी ओटी हो उसमें हमें जनरल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर देखने को मिलते हैं। स्पेशल ओटीओ में माना कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, लेकिन जनरल इंस्ट्रूमेंट हमें हर ओटी में देखने को मिलते हैं। एक इंट्रोडक्शन देखें जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट के, तो ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ ए स्पेशली डिजाइन डिवाइस यूज टू कैरी आउट द स्पेशल टास्क ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं उनके दौरान सर्जिकल उपकरण काम में आते हैं। ये विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं और इन सभी इंस्ट्रूमेंट का कार्य अलग अलग होता है। जिस प्रकार सर्जरी के दौरान टास्क होते हैं उसी प्रकार वो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे क्लैंप इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, आर्टरी इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, सभी प्रकार के रिट्रैक्टर इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं। तो सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं और ये सर्जरी प्रोसीजर में अलग अलग तरीके से उपयोग में लिए जाते हैं। तो आज का जो पहला इंस्ट्रूमेंट है उसकी तरफ देखने से पहले आपको हम बता दें कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पार्ट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो ये फोर्सेप है, फोर्सेप में जो आगे का जो भाग होता है उसे टिप कहते हैं। टिप आगे का भाग होता है। इसके बाद में जो होते हैं इसके सांक होते हैं, ये हैंडल ग्रिप होती है। अब हैंडल ग्रिप का कार्य होता है कि सर्जन और असिस्टेंट को जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे अच्छी ग्रिप मिले, वो उनके हाथ से फिसले ना, इसके लिए इसमें एक हैंडल ग्रिप पाई जाती है। ये जॉइंट होता है जहाँ से दोनों सांक जुड़ी हुई होती है। इसके बाद में जो अगला पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें सीजर और एक अलग से इंस्ट्रूमेंट जो फोर्सेप है वो देखने को मिल रही है। अगर इसमें हम सीजर की तरफ देखें तो ये सीजर की ब्लेड होती है, ये जॉइंट होता है जहाँ से दोनों ब्लेड जुड़ी हुई होती है। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हो गए, टिप पार्ट हो गए जहाँ से इंस्ट्रूमेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों की सांख हो गई जो अलग अलग होते हैं। ये फिंगर रिंग हो गई जहाँ से सर्जन असिस्टेंट की जो अंगुलियाँ हैं यहाँ फंसाई जाती है फिर काम की। ये यहाँ पर लॉक होता है जिसे रिट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे सर्जरी सीजर होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। इसके बाद में सबसे जो पहला आज का इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हर सर्जरी हर ओटी में देखने को मिलता है। ये इस इंस्ट्रूमेंट को मॉस्किटो फोर्सेप और हर्टमैन फोर्सेप के नाम से जाना जाता है। मोस्टली इसे स्मॉल आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अधिकतर सर्जन इसे मॉस्किटो फोर्सेप के नाम से ही संबोधित करते हैं। ये उपकरण क्लैंप और ऑक्लूडिंग में काम आता है। इस जो इंस्ट्रूमेंट का एक डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये स्मॉल केवर्ड स्ट्रेट में भी होती है जो आगे की तरफ से थोड़ी घूमी हुई होती है। ये लगभग 30 डिग्री के एंगल पर आगे से घूमी हुई होती है। और ये यूज़ की बात करें तो ये जो टिश्यू होते हैं उनके डिसेक्शन में काम आते हैं। ये बड़े से लेकर छोटे ऑपरेशनों में हर सर्जरी में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, थायराइड हो गया और ओनको, न्यूरो सर्जरी, सभी में ये इंस्ट्रूमेंट। जैसे स्मॉल आर्टरियाँ हो गई जिसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उनको क्लैम करने के लिए हो गया। सूचर के जो पिछले सिरे होते हैं जिसे थ्रेड्स कहते हैं उनको पकड़कर सर्जन की हेल्प कराने में हो गए। टिश्यू को डिसेक्शन करने में मॉस्किटो फोर्सेप का मोस्ट कॉमन उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में जो अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा है केली। केली भी एक आर्टी फोर्सेप है और ये जो इसकी लंबाई मॉस्किटो फोर्सेप से और जो बड़ी फोर्सेप होती है उससे बड़ी होती है। केली का उपयोग हम क्या करते हैं, जैसे बड़े टिश्यू हैं, डीप टिश्यू हैं, अब्डोमिनल सर्जरी चल रही है, उनमें टिश्यू को डिसेक्शन करते हैं, उस वक्त इसका उपयोग लिया जाता है। देखो केली का उपयोग काय में लिया जाता है, इसे और भी नामों से जानते हैं जैसे हीमोस्टेसिस, क्लैंप, केली फोर्सेप, इन नामों से इनको जानते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो यूज फॉर ओक्लूडिंग ब्लेडर बिफोर द कैटेटराइजेशन may be also be used blunt dissection separating planes and tissue, यानी कि टिश्यू को डिसेक्शन और सेपरेट करने में इसका मोस्ट कॉमन उपयोग में लिया जाता है। कई बार इसका जो एडी के ड्रेन होता है एब्डोमिनल में उसको पास करने के लिए, यूरिन कैथेटराइजेशन डालने के लिए और भी कई कैथेटर डालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में जो अपना अगला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं मिक्सचर। कई सर्जन इसे राइट एंगल के नाम से भी जानते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट भी डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट है और ये डिसेक्शन में ही काम में आता है। इस इंस्ट्रूमेंट को राइट एंगल, जेमिन फोर्सेप, लेही फोर्सेप और यूरेटर क्लैंप के नाम से भी जानते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट क्लैंप और ओक्यूडिंग में ही काम आता है। इसकी
लंबाई तक आगे तक इसमें जो सिरे होते हैं उसमें हमें दांत देखने को मिलते हैं। ये आपने देख रहे होंगे इसमें, यहाँ पर इसमें टीथ हैं और जो एंडिंग तक यहाँ तक देखने को मिलते हैं। और ये जो आगे का टिप है इसका, ये आगे से 90 डिग्री पर घुमा होता है। ये आगे से 90 डिग्री पर घुमा होता है। ये जो अपन ने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो केली होती है उसी की तरह होती है, लेकिन आगे से ये 90 डिग्री पर इसका जो टिप है वो मुड़ी हुई होती है। इसका भी सेम उपयोग है। ये डिसेक्शन में काम आती है, लूप पकड़ने के लिए काम आती है, किसी यदि कोई डीप टिश्यू है उसको टाई करने के लिए काम में आती है, टाई पकड़ने के लिए काम में आती है, और भी कई चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसका डिसेक्शन और लूप टाई पकड़ने के लिए और उस लूप और जो टाई होती है उसको टाइट करने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। इसे राइट एंगल के नाम से मोस्टली जाना जाता है और मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। और इंस्ट्रूमेंट है वो है स्ट्रेट सीजर, स्ट्रेट मायो सीजर। इस स्ट्रेट सीजर के नाम से, टिश्यू कटिंग सीजर के नाम से, सूचर कटिंग सीजर के नाम से जानते हैं। ये हर सेट में जो सर्जिकल सेट होते हैं उनमें हमें देखने को मिलेगी। और ये कटिंग और डिसेक्शन में इसका उपयोग है। और ये हेवी सीजर है, यानी कि इसका उपयोग टिश्यू काटने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करते। इसका जो हार्ड टिश्यू होता है, मान लो कहीं सीजर काम नहीं कर रही या फिर सूचर काटने के लिए इसका मोस्ट कॉमन उपयोग में किया जाता है। इसके बाद में जो अपनी अगली स्लाइड है, ये केवर्ड मायो सीजर। ये भी जो पिछली सीजर थी उसी के समान है। यह भी सूचर काटने के लिए उपयोग में ली जाती है, लेकिन इसका उपयोग मान लो जैसे हेवी टिश्यू है, अब्डोमिनल के अंदर जो अब्डोमिनल में काम कर रहे हैं, तो ये केवर्ड है तो अंदर तक जाकर ये टिश्यू को काटने के लिए का उपयोग में ली जाती है। इसके बाद में जो अपना अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है एक सीजर, टिश्यू सीजर। टिश्यू सीजर है, ये टिश्यू कटिंग सीजर होती है और ये कटिंग में काम आती है। और ये डिसेक्शन और अम्ब्रेलल डिसेक्शन और टिश्यू कटिंग में इसका नॉर्मली उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में अपना अगला इंस्ट्रूमेंट है बैंडेज कटिंग सीजर, जो बैंडेज काटने के लिए उपयोग में ली जाती है। और इस सीजर का मोस्ट कॉमन उपयोग ड्रेसिंग काटने, ड्रेपिंग काटने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसका मोस्ट कॉमन उपयोग सीजरियन, अभी गायनों में सर्जरी चली है सीजरियन सेक्शन, तो बच्चे को बिना नुकसान पहुंचाए यूट्रस को ओपन करने के लिए भी इस सीजर का उपयोग किया जाता है। इस सीजर का अन्य सीजर से जो डिफरेंस है, इसका ये जो एंगल है ये केवर्ड रहता है और इसकी ये जो पिछली वाली जो ब्लेड है जो थोड़ी केवर्ड रहती है, साथ में इस टिप के ऊपर सेफ्टी गार्ड भी लगा होता है जो आगे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाने से रोकती है। इसके बाद में जो अपना अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है वायर कटिंग सीजर। ये थोड़ी हेवी सीजर होती है। इसमें जैसे अपने पास अपन सर्जरी चल रही है, प्लास्टिक सर्जरी चल रही है, ऑर्थो सर्जरी चल रही है, कोई फिक्सेशन चल रहा है, उसमें जो जीजी वायर होते हैं, स्मूथ वायर होते हैं, उनको काटने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और जैसे कुछ सूचर हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, वो कटने में नहीं आते, उसे वायर कटिंग सीजर से ही काटा जाता है। इसका उपयोग कट स्मॉल गेज वायर एंड सूचर काटने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो हर सर्जिकल सेट में हमें देखने को मिलता है, यानी कि नाइफ हैंडल। 3 नंबर का नाइफ हैंडल होता है। इसे स्कार्प हैंडल, बीपी हैंडल और भी कई नामों से जान सकते हैं। ये 3 नंबर का बीपी हैंडल है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि 3 नंबर के बीपी हैंडल में ओनली 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 15 नंबर ब्लेड ही लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 22 नंबर, 20 नंबर ब्लेड नहीं लगेंगी। उसके लिए 4 नंबर बीपी हैंडल आता है, यानी कि 3 नंबर में 10, 11, 12 और 15 नंबर की ब्लेड लगती है। अब स्कार्पल का जो काम होता है बीपी हैंडल का, ये इसका उपयोग क्या होता है, इसमें ब्लेड को होल्ड करते हैं। इसके बाद में इंसिजन, स्किन इंसिजन लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पिछला वाला अपन ने पढ़ा था 3 नंबर बीपी हैंडल, उसी की तरह ये भी सेम है, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी लंबी होती है, इसलिए इसको नंबर 3 लॉन्ग नाइफ हैंडल के नाम से जानते हैं। और इसका जो उपयोग होता है भाई, दोनों में क्या अंतर है, तो जैसे अब्डोमिनल सर्जरी चल रही है, कोई डीप वुंड है, उसमें इंसिजन लगाने के लिए छोटा बीपी हैंडल काम में नहीं आता है, उसके लिए हमें बड़ा बीपी हैंडल लेना पड़ता है। इसलिए इसमें सेम ब्लेड 10 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर ब्लेड होल्ड की जाती है और इंसिजन लगाने के लिए, डीप टिश्यू के अंदर इंसिजन लगाने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। इसके बाद में जो अपना अगला है ये है 7 नंबर। इसमें भी जो पिछले 2 बीपी हैंडल थे नंबर 3 वाले, उसी के समान इसमें जो है बीपी जो ब्लेड हैं वो होल्ड होती हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये कुछ पर्सनल सर्जरियों में उपयोग ली जाती है। ये ईजी यानी कि हल्के हाथ से आसानी से चलता है, इसलिए इसकी जो सेफ है वो अलग तरीके का होता है। और इसका उपयोग जैसे अपन
जैसे कोई डीप टिश्यू है उसके अंदर हमें सटीक तरीके से कटिंग करना है, उस दौरान इस बीपी हैंडल का उपयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट बीपी हैंडल है वो नंबर 4 बीपी हैंडल है। इसके अंदर हम 20 नंबर की ब्लेड, 22 नंबर की ब्लेड, 23 नंबर की ब्लेड, 21 नंबर की ब्लेड लगा सकते हैं। यानी कि जो लंबे साइज़ की जो ब्लेड होते हैं, बड़ी साइज़ की जो ब्लेड होती है, उनको होल्ड करने के लिए नंबर 4 बीपी हैंडल का उपयोग किया जाता है। इसका यूज़ जो लार्ज टिश्यू होते हैं उन पर डीप इंसिजन लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ब्रेन सर्जरी है जिसमें हम स्कार जो ब्रेन होता है उस पर बड़ा इंसिजन लगाने के लिए इस बीपी हैंडल का उपयोग करते हैं। अब ये नंबर 20 नंबर की ब्लेड है, ये नंबर 4 नंबर के जो बीपी हैंडल होता है उसके अंदर होल्ड होती है और ये जो लार्ज टिश्यू होते हैं उनको कटिंग करने के लिए काम में आती है। इसके नंबर बाद में है नंबर 11 नंबर की ब्लेड, ये 3 नंबर के बीपी हैंडल में होल्ड होती है। इसका उपयोग क्या होता है, जैसे अपन स्किन पर छोटे इंसिजन लगा रहे हैं उस दौरान इसका उपयोग करते हैं। जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अंदर अपन को क्या करना है, जैसे पोर्ट बनाने हैं तो उस दौरान लंबा इंसिजन नहीं लगता है, उस दौरान इस 11 नंबर की ब्लेड का उपयोग किया जाता है। किसी वेसल्स को खोलना है तो इसका उपयोग किया जाता है। किसी जो जैसे कोई बायोप्सी लेनी है, लीवर बायोप्सी लेनी है और भी कई बायोप्सी लेनी है तो उस दौरान भी 11 नंबर की ब्लेड का उपयोग किया जाता है। 22 नंबर की ब्लेड का उपयोग सामान्यतः जैसे कुछ पर्सनल सर्जरियाँ होती है, टॉन्सिलेक्टोमी हो गया, पैरोटिड सर्जरी हो गया, स्पेलेक्टोप्लास्टी हो गया, इस प्रकार की सर्जरियों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये यूरिथ्रा और जो किडनी होती है उसमें फतरी हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये नंबर 15 नंबर की ब्लेड है, ये भी मोस्ट कॉमनली यूज आती है। और ये नंबर 3 जो अपना 3 नंबर का बीपी हैंडल होता है उसके अंदर होल्ड होती है और ये स्मॉल इंसिजन बनाने के लिए सामान्यतः 15 नंबर की ब्लेड का उपयोग लिया जाता है। इसके बाद में जो अपना अगला है फोर्सेप की कैटेगरी आ गई इस वीडियो में। जो पहली फोर्सेप आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये प्लेन एडसन्स फोर्सेप होती है जो मोस्ट कॉमनली उपयोग में आती है। जो इसका उपयोग होता है ग्रास्पिंग डिसेक्शन के रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। टिश्यू को होल्ड करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। इसके बाद इस फोर्सेप का नाम है टूथ एडसन फोर्सेप। इसे रेड फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं। इसका रेड फोर्सेप के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो इसके आगे के टिप होते हैं इसमें चूहे की तरह दांत हमें देखने को मिलते हैं। इसमें फोर्सेप में क्या होता है कि एक जो हिस्सा होता है इस पर 2 दांत देखने को मिलते हैं और इस वाले पे एक दांत देखने को मिलता है। लेकिन जब इस फोर्सेप को क्लोज करते हैं तो दोनों आपस में फिट होते हुए हमें नज़र आते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट का जो उपयोग है ये स्टेपलिंग हो गया, जो वुंड है उसको क्लोजर करने के दौरान स्किन को जो ग्राफ्ट करने के लिए और स्किन को होल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो पकड़ होती है यानी कि जो होल्ड करने की एबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हमें नज़र आती है। इसके बाद में है ब्राउनी एडसन टूथ फोर्सेप, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, टूथ नहीं होते हैं लेकिन इसके अंदर देखो छोटे छोटे हमें काफ़ी टूथ देखने को मिलते हैं और ये दोनों एंड पर हमें देखने को मिलते हैं। ये भी जो पिछली जो फोर्सेप होती है उन्हीं की कैटेगरी की है, लेकिन इसके जो टिप भाग होता है उस पर हमें छोटे छोटे जो एक रो के अंदर, दोनों रो के अंदर और दोनों तरफ हमें टूथ देखने को मिलते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, जो स्पेशली हेवी टिश्यू होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, डिसेक्शन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और मोस्ट कॉमनली ये प्लास्टिक सर्जरी और हैंड सर्जरी के अंदर इसका मोस्ट कॉमनली उपयोग किया जाता है। और जो फोर्सेप की कैटेगरी में सबसे कॉमन उपयोग होता है वो है प्लेन टिश्यू फोर्सेप। इसे हम कई नाम से भी जानते हैं जैसे स्मूथ फोर्सेप हो गया, टिश्यू फोर्सेप हो गया और इसमें कि ड्रेसिंग फोर्सेप हो गया। और इस फोर्सेप का उपयोग सामान्यतः टिश्यू को ग्रास्पिंग और होल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। और ये जो टिश्यू को ग्राफ्ट करने के लिए और ड्रेसिंग के दौरान इस फोर्सेप का काम आता है। जो अगली फोर्सेप है टूथ टिश्यू प्लेन फोर्सेप होती है। हालांकि इसमें टिश्यू होते हैं और ये भी ग्रास्पिंग होल्डिंग में काम आती है। हालांकि जो ये फोर्सेप है ये क्लोजर के दौरान, सूचरिंग के दौरान, स्ट्रेपलिंग के दौरान, वुंड को क्लोज करने के दौरान टिश्यू को और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इस फोर्सेप का उपयोग में लिया जाता है। इसके दोनों तरफ भी दांत होते हैं, एक तरफ 2 दांत होते हैं, एक तरफ 1 दांत होता है। और जब इसको बंद करते हैं तो दोनों एक साथ लॉक हो जाते हैं। इसके बाद में जो अगली जो फोर्सेप है इसे डिबेकी टिश्यू फोर्सेप के नाम से जानते हैं और ये ग्रास्पिंग और होल्डिंग में काम आती है। लेकिन इस फोर्सेप का उपयोग सामान्यतः जो माइक्रो सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है उस दौरान किया जाता है। इसके क्या होता है, ये लंबी फोर्सेप होती है। इसके जो आगे होता है, आगे ये दांतें होते हैं, दांत समान दिखाई देते हैं दोनों तरफ और इस तरफ भी इसमें दांत रहते हैं, तो दोनों तरफ इसमें दांत देखने को मिलते हैं। दोनों जबड़ों पे इस पे हमें दांत देखने को मिलते हैं। इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है कई बार इसमें
टिश्यू को होल्ड करने के लिए, जिसमें हार्ट हो गया, हार्ट की सर्जरी के दौरान वेसल्स को पकड़ने के लिए, वेंस को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे अपन गैस्ट्रो सर्जरी कर रही हैं उस दौरान भी इसका मोस्ट कॉमन उपयोग किया जाता है। यानी कि ये हीमोस्टेसिस करते हैं ना अपन, जब कोई ब्लडिंग हो जाती है आर्टरी से, तो उस दौरान सिचुएशन के दौरान इसको उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में यह है बोनी टिश्यू फोर्सेप। इस फोर्सेप का उपयोग मोस्ट कॉमनली अपन क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इसका उपयोग मोस्ट कॉमनली किया जाता है। इसमें मसल्स को और जो हार्ड बोन होती है उनको होल्ड करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए इस फोर्सेप का उपयोग करते हैं। इसके बाद में जो अपनी अगली फोर्सेप है, इस फोर्सेप का नाम है फेरिस स्मिथ टिश्यू फोर्सेप। और ये जो फोर्सेप है ये भी ग्रास्पिंग होल्डिंग में काम आती है। ये भी जो नॉर्मल फोर्सेप होते हैं, एडसन्स फोर्सेप के समान ये दिखाई देती है, देखो आगे से, और आगे जाकर इसकी जो टिप है ये बारीक हो जाती है। इसके दोनों तरफ भी हमें टूथ देखने को मिलते हैं। इस फोर्सेप का उपयोग क्या होता है, ये ग्रास्पिंग हैवी टिश्यू मसल्स एंड बोन ऑफ्टन यूज ऑर्थोपेडिक, स्पाइनल और ओबेस्ट्रिक सर्जरी के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी और स्पाइनल और ओबेस्ट्रिक सर्जरी के दौरान में ये हेवी टिश्यू को और बोन्स को होल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली जो फोर्सेप है इसे हम सिंगल टिश्यू फोर्सेप के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग प्रकार की टिश्यू फोर्सेप है। इसके टिप पर हमें जो स्पंज होल्डर होता है उसी के समान दो रिंग दोनों एंड पर दिखाई देती है। इसका उपयोग क्या होता है, ये भी ग्रास्पिंग होल्डिंग में काम आती है। लेकिन जैसे गैस्ट्रो में इंटेस्टाइनल होता है, उसमें टिश्यू को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, डिसेक्शन टिश्यू के लिए, और ड्रेसिंग के दौरान भी स्पंज को होल्ड करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो फोर्सेप है ये जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी और थोरेक्सिक और गाइनो सर्जरी के अंदर मोस्ट कॉमन इसका उपयोग लिया जाता है। उसी प्रकार जो दूसरी अगली फोर्सेप है इसे रशियन फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं। देखो इसके आगे की टिप पर अलग प्रकार की संरचना पाई जाती है, दोनों तरफ राउंड में टूथ पाए जाते हैं, राउंड में टूथ पाए जाते हैं। ये भी ग्रास्पिंग होल्डिंग में काम आती है। इसका यूज़ टिश्यू को होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे अपन अपना सर्जरी हो गई, उस दौरान अब टिश्यू पर सूचरिंग करनी है, स्टेपलर करना है, उस दौरान टिश्यू को अच्छे से क्राफ्ट करने के लिए, अच्छी पकड़ के लिए इस फोर्सेप का उपयोग में लिया जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है टाउल क्लिप, ये मोस्ट कॉमनली उपयोग आता है। इसका जो उपयोग होता है वो ये होता है कि ये जैसे अपन सर्जरी के दौरान ड्रेपिंग कर रहे हैं, उस दौरान ये जो ड्रेप को होल्ड करने के लिए, ताकि ड्रेप नीचे ना गिरे, उस दौरान टाउल क्लिप का उपयोग किया जाता है। अगला जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का उपयोग मोस्ट कॉमनली किया जाता है। इसका उपयोग ग्रास्पिंग होल्डिंग में ही किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग क्या करते हैं, जैसे अपन सर्जरी स्टार्ट हो रही है उस दौरान अपन को पेंट करना है, टिश्यू की जो अपनी एरिया को प्रिपेयर करना है, तो 10% बीटाडीन से जो अपन गोज पीस लेके उसको पेंट करते हैं, उस दौरान स्पंज होल्डर का उपयोग किया जाता है। इस दौरान यूरेथ्रा के अंदर कोई कंटामिनेट है उसको भी निकालने के लिए जो स्पंज फोर्सेप होती है उसका उपयोग करते हैं। अगला जो अपना इंस्ट्रूमेंट है ये है एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप जो जनरल इंस्ट्रूमेंट है उसका मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो आप शेप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन यहाँ पर टिप पर जाकर ये आगे घूम जाता है। इसके दोनों तरफ टिश्यू होते हैं, जो अपने स्पाइनल टिश्यू होते हैं, जैसे अपने स्किन टिश्यू हो गए, उनको अच्छी तरीके से, अच्छी पकड़ के लिए, अच्छी ग्रास्पिंग के लिए, अच्छी होल्ड करने के लिए ये जो इसमें टिश्यू होते हैं ये काम में आते हैं। ये ग्रास्पिंग होल्डिंग में काम आती है। इसका उपयोग देखो मोस्ट कॉमनली क्या किया जाता है, टिश्यू को होल्ड करने के लिए, टिश्यू को लिफ्ट करने के लिए, यानी कि उठाने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए, स्क्रीन को जो मसल्स को सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग मोस्ट कॉमनली सभी सर्जरियों में किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली टॉन्सिल्स हो गया, ब्रेस्ट सर्जरी हो गया, थायराइड सर्जरी हो गया, अब्डोमिनल सर्जरी हो गया, उस दौरान इसका उपयोग किया जाता है। और बाउल रिट्रैक्शन के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। अपना अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैककॉक। ये भी एलिस के समान काफ़ी उपयोग में लिया जाता है और ये भी एक मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। बैककॉक की जो आप शेप देखेंगे आगे से बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन यहाँ से इस प्रकार घूम के आगे की तरफ ये घुमा होता है और दोनों तरफ ये जाकर ये इस प्रकार का गोल शेप बनाता है, ताकि इसमें कोई भी वेसल्स हो गई या फिर कोई भी वैन हो गई उसको आसानी से होल्ड कर सके। और इसका उपयोग होता है जैसे अपन यूज फॉर ग्राफ्टिंग यूरेथ्रा, फॉलोपियन ट्यूब, बावल, ओवेरी, अपेंडिक्स आदि को होल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये अगर किसी भी टिश्यू को पकड़ेगा तो इसके अंदर जो गोल संरचना है उसके अंदर वो टिश्यू संरचना आ जाएगी, इससे उसको कोई भी इंजरी नहीं होगी, वो फटेगी नहीं, कटेगी नहीं। तो इसका उपयोग इसलिए
किया जाता है। इसके बाद में अपनी कोचर फोर्सेप होती है, हालांकि ये कम यूज आती है लेकिन ये सेट में देखने को मिलती है। इसकी शेप संरचना ये होती है, ये सीधी होती है लेकिन यहाँ पर इसके जो टिश्यू होते हैं इसमें पूरे में दांत देखने को मिलते हैं। ग्रास पर देखने को मिलती है लेकिन आगे के टिप पार्ट पर इसमें हमें टूथ देखने को मिलते हैं। ये प्लेन भी होती है, उसे प्लेन कोचर फोर्सेप कहते हैं। ये टूथ है क्योंकि इसके आगे टूथ है तो इसको टूथ कोचर फोर्सेप कहते हैं। इसका उपयोग जैसे टंग हो गई और फाइब्रोइड्स हो गए, सिल्पी टिश्यू हो गए, उनको होल्ड करने के लिए, मसल्स हो गई उनको होल्ड करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपन आते हैं रिट्रैक्टर्स की कैटेगरी में। जो सबसे पहला अपना इंस्ट्रूमेंट है वो है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। इसके दोनों एंड पर हमें राइट एंगल 90 डिग्री के घूमी हुई ब्लेड दिखती है दोनों तरफ। ये देखो, यानी कि दोनों तरफ से सेम उपयोग होते हैं। किसी भी तरफ से इसे पकड़ सकते हैं, किसी भी तरफ से इसमें ये स्किन में या किसी भी टिश्यू में डालकर उपयोग में लिए जाते हैं। और जो आर्मी नेवी रिट्रैक्टर है इसको यूएस रिट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं और ये रिट्रैक्टर और एक्सपोज करने के दौरान उपयोग में लिया जाता है। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर यूज फॉर रिट्रैक्शन फॉर स्मॉल स्पेस इंसिजन टू अलाउ बेटर एक्सपोज, यानी कि जो इसके जो टिप है ये स्मॉल होती है तो ये स्मॉल इंसिजन के दौरान इसको उपयोग लिया जाता है। जैसे अपन अपेंडिक्स कर रहे हैं, हर्निया कर रहे हैं या कोई पोर्ट डाल रहे हैं, उस दौरान बड़े डीवर्स रिट्रैक्टर हो गए ये नहीं लगा सकते ना, तो उस दौरान अपन आर्मी नेवी रिट्रैक्टर लगाते हैं। इसके बाद में है गोलेटरल रिट्रैक्टर। इसका उपयोग भी सामान्यतः स्मॉल स्पेशल जो इंसिजन होते हैं उस दौरान किया जाता है, लेकिन ये अब्डोमिनल पर कोई भी स्मॉल इंसिजन लग रहा है उस दौरान मसल्स को उठाने के लिए, सेपरेट करने के लिए, स्किन को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जो अपना अगला इंस्ट्रूमेंट है वो कैट स्पा है। कैट स्पा मोस्ट कॉमनली प्लास्टिक सर्जरी हो गया, जो माइक्रो सर्जरी होती है उसके अंदर कैट स्पा रिट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। जैसे कोई अपना वो सर ये है अब्डोमिनल के अंदर इतना सा अपने को इंसिजन लगा लाए तो उस दौरान इसको होल्ड करने के लिए उपयोग आता है। अब इसको कैट स्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आगे की तरफ जो पंजा होता है वो बिल्ली के पाँव के तरह होता है, इसलिए इसे कैट स्पा कहते हैं। और इधर से राइट एंगल जो अपना लेंजन की संरचना होती है, एल होता है बिल्कुल, तो ये वाला हमें देखने को मिलता है। अब अपन देखें आगे ये यूज क्या लिया जाता है। ये स्किन पर जो स्मॉल इंसिजन लगता है उस दौरान स्किन को एक्सपोज करने के लिए और रिट्रैक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये दो काम आता है। जो कैट स्पा रिट्रैक्ट होता है, इस तरफ देखो इसमें अलग संरचना है और इस तरफ अलग संरचना है, तो दो प्रकार के जो एक्सपोज होते हैं उस दौरान ये उपयोग में लिया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसका उपयोग अपन जैसे छोटे इंसिजन में करते हैं, और लेप्रोस्कोपी हो गई उसमें अगर पोर्ट डालना है, छोटा इंसिजन लगता है तो उस दौरान इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो है मोर्फी रिट्रैक्टर, जिसे रैक रिट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग भी अपने टिश्यू को रिट्रैक्टिंग करने के लिए, वुंड को एक्सपोज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। लेकिन ये कुछ स्पेशल इंसिजन होते हैं उस दौरान ही उपयोग में लिया जाता है। जैसे कोई अपने वो हैंड की सर्जरी कर रहे हैं, अपन थाई की सर्जरी कर रहे हैं, उस दौरान जो अपनी जो स्किन होती है वो काफ़ी चिपकी हुई होती है, उसको अलग करने के लिए इसमें उपयोगी ये वाला रिट्रैक्टर उपयोग में लिया जाता है। इसके देखो जो अपने हैंड होल्डिंग होता है उसका काफ़ी अच्छा ग्रिप होती है उसकी। इसके अलावा इसमें जो आगे की टिप होती है उसमें 4 पंजे हमें दिखाई देते हैं जो हमें कैट स्पा रिट्रैक्ट की याद दिलाते हैं। इसके बाद में जो अपना अगला रिट्रैक्टर है ये इसी रिट्रैक्टर के समान है, सेम इसका उपयोग भी सेम ही होता है इसे, लेकिन इसका वॉल्कमैन रिट्रैक्टर के नाम से देते हैं। इसकी जो होल्डिंग शेप होती है वो थोड़ी अलग होती है और इसका उपयोग भी सेम है। रिट्रैक्टर और एक्सपोजिंग के दौरान वुंड को एक्सपोज करने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में है रिबन रिट्रैक्टर। इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, जैसे कोई ऑर्गन पर अपन काम कर रहे हैं तो नीचे ऑर्गन को चोट ना लगे, जैसे अपन काम कर रहे हैं लीवर के पास काम कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं जीबी गॉल ब्लैडर रिमूव कर रहे हैं, उस दौरान अपन सीजर चला रहे हैं, कोर्टरी चला रहे हैं, उस दौरान किसी भी टिश्यू को कोई भी चोट ना लगे, इसलिए उसको होल्ड करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। और ये अब्डोमिनल के अंदर जो बड़ा वुंड होता है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए भी इसका उपयोग लिया जाता है। इसके बाद में जो अपना अगला इंस्ट्रूमेंट है ये स्किन हुक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो सिंगल हुक होता है, एक डबल हुक होता है। इसमें ये सिंगल हुक है और डबल हुक होता है, इसमें 2 हुक होते हैं, 2 हुक हमें देखने को मिलते हैं। ये वाला सिंगल हुक है। इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, जैसे कोई नेक डिसेक्शन हो गया, ओनको की सर्जरी हो गई, नेक डिसेक्शन हो गया, स्किन को उठा रहे हैं अपन, फ्री फ्लैप कर रहे हैं, फ्री फ्लैप सर्जरी कर रहे हैं, उस दौरान इसको उपयोग लेते हैं। इसे जोसेफ हुक, ग्लिप्स हुक के नाम से भी जानते हैं। और ये रिट्रैक्टर एक्सपोजिंग में काम आता है, लेकिन ये डीप टिश्यू में नहीं जाएगा, ये ओनली स्किन इसके अंदर अपन क्या होते हैं, स्किन के अंदर अच्छे से होल्ड हो जाता है और स्किन को अच्छे से एक्सपोज करता है ना।
ये डीप टिश्यू में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी में मोस्ट कॉमनली उपयोग किया जाता है स्किन ग्राफ्टिंग हो गया, फ्री फ्लैप हो गया, नेक डिसेक्शन हो गया। उस दौरान डिसेक्शन करते हैं, किसी भी जो मसल्स से स्किन को सेपरेट करते हैं, उस दौरान स्किन हुक का उपयोग लिया जाता है। अपना अगला जो इंस्ट्रूमेंट है ये है वेट लाइनर रिट्रैक्टर। ये क्या होता है, अपन जैसे छोटा इंसिजन लगा दिए, उसमें अपने को थोड़ी देर वुंड को एक्सपोज रखना है, यानी कि राइट एंगल की ज़रूरत नहीं है, अपने को लेंजन बैग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रिट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो उस दौरान इसको दोनों तरफ की स्किन में डाल देते हैं, जहाँ पे जैसे ये स्किन हो गई और यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं। ये इसका ओपन लॉक होता है, ये होल्ड हो जाता है, यानी इसको सर्जन को या असिस्टेंट को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसमें एक बार वुंड के अंदर डाल दो और इसको यहाँ से लॉक कर दो, वो वुंड एक्सपोज ही रहेगा। ठीक है। इसका उपयोग जैसे अपन ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं, ब्रेन में इंसिजन लगा दिया, इंसिजन लगाने के बाद इसको खोल दो। जैसे अपने सर्वाइकल सर्जरी हो गई, सर्वाइकल सर्जरी में जैसे नेक पर इंसिजन लगेगा, उसको होल्ड रखने की ज़रूरत है, तो कोई पकड़ के तो खड़ा नहीं रहेगा राइट एंगल से। तो इसमें क्या करो, वुंड के दोनों तरफ डालो, तो इसको ओपन कर दो और ये एक्सपोज रहेगा। स्पाइनल सर्जरी में भी इसका मोस्ट कॉमन उपयोग होता है, और जैसे कार्डियक की माइनर सर्जरी होती है, उस दौरान भी इसका उपयोग होता है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी पिछले वाले की समान ही है, लेकिन इसका नाम है गैलेपी रिट्रैक्टर। इसमें बस अंतर इतना है, इस वाले में क्या था कि दोनों तरफ 4 जो हमें वो देखने को मिलते थे ये रिट्रैक्टर्स। ठीक है। इसमें सिंगल हुक होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली अपने को क्या वुंड को एक्सपोज करने के लिए, डीप वुंड को एक्सपोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी सेम है, इसका उपयोग भी वुंड को एक्सपोज करने के लिए। यहाँ से ये लॉक होता है। ठीक है। इसके बाद में अपना है योकर सक्शन टिप, जो वैक्यूम सेट होता है उसके साथ ही प्लास्टिक का टिप आता है। इसका उपयोग तो आप सभी जानते होंगे, सक्शनिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है ड्यूरिंग द सर्जरी। इसके अलावा माउथ में जो सिक्रेशंस होते हैं उस दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया साइड से भी और सर्जरी साइड से भी इसका मोस्ट कॉमन उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला है, ये है मेटल का। ये लोहे का होता है, वो पिछले वाला प्लास्टिक का था, ये मेटल का होता है। और इसका उपयोग भी सेम है। ये सर्वाइकल सर्जरी, लंबर सर्जरी, अब्डोमिनल सर्जरी के अंदर तो क्या होता है, अपन उसका उपयोग करते हैं, किसका, प्लास्टिक का। लेकिन जैसे न्यूरो सर्जरी हो गई ना, उसके अंदर अपन लोहे का ही जो मेटल का होता है उसी सेक्शन का उपयोग करते हैं। अब्डोमिनल सर्जरी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, और जनरल सर्जरी हो गई, उसमें प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। और न्यूरो सर्जरी हो गई, उसके अंदर अपन मेटल का उपयोग मोस्ट कॉमनली करते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं निडल होल्डर। निडल होल्डर का आप सभी को पता है कि उपयोग क्या होता है, सूचरिंग करने के लिए। और ये अलग अलग साइज के आते हैं, जितना मोटा सूचर होता है उतना ही हेवी जो निडल होल्डर है उतना उपयोग होता है। जैसे अपन सरफेस पे क्या कर रहे हैं, सूचरिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान छोटी साइज का निडल होल्डर हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अपन अब्डोमिनल के अंदर सूचरिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की हीमोस्टेसिस कर रहे हैं, तो उसमें हमें लॉन्ग साइज के जो वो होते हैं ना, वो निडल होल्डर, उसका उपयोग करते हैं। और जितना भारी, जैसे मान लो अपन नंबर 5 प्रोलीन यूज कर रहे हैं, तो उस दौरान हम छोटे निडल होल्डर का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि वही चीज़ प्रोलीन 50 अगर अब्डोमिनल में यूज कर रहे हैं, तो हमें लंबा ही रिट्रैक्ट वो निडल होल्डर उपयोग में लेना पड़ेगा। ठीक है। ये भी सेम है, लेकिन ये बस ये क्या है, मायो हैंगर जो सरफेस होता है उस पर नंबर 1 नंबर 2 टिश्यू वो सूचर होते हैं, उनको होल्ड करके सूचरिंग करने के दौरान उपयोग में लिया जाता है। इसे रेडरी निडल होल्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है, आगे की टिप क्या होता है, थोड़ा सा कटा हुआ होता है। यहाँ से देखो, ये शेप होती है इसकी थोड़ी सी अलग होती है। इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, जैसे कुछ विशेष संरचनाएं वेस्कुलर प्रोसीजर के दौरान उपयोग लेते हैं। हीमोस्टेसिस, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, प्री फ्लैप हो गया, है ना। तो इसमें हीमोस्टेसिस और इसका उपयोग जो कि ट्रांसप्लांट होते हैं ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसके दौरान भी माइक्रो सूचर को होल्ड कर सूचरिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये है स्किन स्टेपलर। स्किन स्टेपलर तो आप सभी जानते होंगे। इसका उपयोग क्या करते हैं, वुंड को क्लोज करने के लिए। अब सर्जरी हो गई अब्डोमिनल पर, जैसे अपने सूचर नहीं मारने ऊपर, तो इसको सूचर वो स्टेपलर कर दो, तो वुंड क्लोज हो जाता है। जिससे क्या होता है, समय बचता है। ठीक है, समय बचता है। लेकिन ये स्किन के अंदर इसका उपयोग नहीं कर सकते, स्किन के ऊपर इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि नॉन अब्जॉर्बेबल होते हैं। और इसको रिमूव भी किया जाता है। इसको रिमूव करने के लिए भी इसका एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं स्किन स्टेपलर रिमूवल। इसके अंदर आगे की संरचना होती है, ये जहाँ पर स्टेपलर लगाए वहाँ पर होल्ड करो और इसको दबा दो। इससे क्या होता है, जो स्टेपलर होता है वो आसानी से निकल जाता है। इसके बाद में होता है हीमोलॉक क्लिप एप्लीकेटर। क्लिप एप्लीकेटर बोलते हैं। ये 2 कलर के आते हैं मोस्टली, ब्लू और येलो। और ये 100, 200, 400 और 300 4 प्रकार के होते हैं। ये जो क्लिप होती है, क्लिप ये इसमें होल्ड होती है, और ये होल्ड होके सर्जन को अपन देते हैं। देखो,
जो हीमोक्लिप होती है ये क्या यूज होती है, जैसे किसी आर्टरी को ब्लीडिंग हो रही है उसको क्लैम्प करने के लिए मोस्टली कॉमनली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए ये क्या होता है, इसमें ये क्लिप होती हैं, और जो अलग अलग साइज़ के होते हैं ना उनके लिए अलग अलग साइज़ के जो ये क्लिप एप्लीकेटर होते हैं उन्हीं के साइज़ की इसमें क्लिप लगती है, अन्य क्लिप इसमें नहीं लगती है, साइज़ के अनुसार इसमें क्लिप लगती है। इसके बाद में है सर्जिकल एप्लीकेटर, ये भी एक स्किन स्टेबलरी है, लेकिन ये जैसे अपने डीप अब्डोमिनल होते हैं ना, अब्डोमिनल ये क्या होता है, अब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, और ये भी क्लैम्प करने के लिए काम करते हैं, और इन्हें हीमोक्लिप एप्लीकेटर और लेगा क्लिप एप्लीकेटर के नाम से भी जानते हैं। ये भी स्टेपलर होती है, लेकिन इनकी जो क्लिप होती है जहाँ पे आगे होती है ये क्या होती है, अब्जॉर्बेबल होती है, ये जो अपना बॉडी के अंदर भी इसको आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। ये तो सब आप जानते होंगे। डीवर रिट्रैक्टर मोस्ट कॉमन होता है अब्डोमिनल सर्जरीज में, हेवी टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए इसका मोस्ट कॉमनली उपयोग में लिया जाता है। डीप ऑर्गन्स हो गए ना अब्डोमिनल की, कोई भी समझ लो, लेप्रोटोमी ले लो, ठीक है, स्प्लेक्टोमी ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें डीवर्स का उपयोग लिया जाता है। डीवर्स भी कई साइज़ के होते हैं, जितना बड़ा वुंड होता है उसी साइज़ का हमें डीवर रिट्रैक्टर उपयोग में लिया जाता है। ये छोटे होते हैं, ये कम से कम भी 6-7 साइज़ के हमें मिल जाते हैं ना, अलग अलग साइज़ के, जो वुंड के एक्सपोज के साइज़ के अनुसार अलग अलग डीवर उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, ये होता है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। इसमें आगे ये 2 ब्लेड होती हैं, यहाँ पर इसका लॉक करने का सिस्टम होता है। जितना बड़ा अब्डोमिनल सर्जरी हो गई इसमें मोस्ट कॉमनली उपयोग में लिया जाता है ये वाला अब्डोमिनल सर्जरी, इसमें इसका मोस्ट कॉमन यूज लिया जाता है। इसके अलावा कार्डियक सर्जरी में भी इसका मोस्ट कॉमन यूज लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो अब्डोमिनल सर्जरी होती है उसमें ही लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्किन फंसाएंगे और इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। ठीक है, बस ये टिश्यू फिर परमानेंट ओपन रहेगा। इसके बाद में अपना है पेरिटल रेक्टल स्पेक्चुलम, यानी कि ये रेक्टल एग्जामिनेशन होते हैं ना, फिस्टुला वगैरह की सर्जरी, जनरल सर्जरी मोस्ट कॉमनली इसमें रेक्टल की, उस दौरान विजुअलाइजेशन के लिए इस रिट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये आगे का टिप होता है जिस पर जेली लगाकर रेक्टल में डाला जाता है, यहाँ पर इसका होल्ड करने के लिए होता है, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है लाइनर स्टेपलर। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, ये बहुत महंगा होता है, एक फायर में ये एक बार यूज होता है, इसके बाद इसमें ये कार्टेज होती है, कार्टेज डलती है और फिर यूज में होती है। इसका उपयोग क्या करते हैं, ये मोस्ट कॉमनली अब्डोमिनल सर्जरीज में जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उनको कटर करने के लिए, स्टेपलर करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे ये वाला, अब ये भी है लाइनर कटर स्टेपलर है, इसका उपयोग भी सेम है जो ये वाला है, उसी प्रकार ये भी अब्डोमिनल सर्जरी होगी, गायनोकुलर सर्जरी होगी, पीडियाट्रिक प्रोसीजर हो गया ना, बाउल सर्जरी होगी, इंटेस्टाइन को अपन काट रहे हैं, क्लैम्प कर रहे हैं, इंटेस्टाइन जैसे इंजरी है उसको काट रहे हैं तो अपन सीजर से काटेंगे, उसको सूचर करेंगे, उन सभी जो एक लंबी प्रोसीजर हो जाती है, काफ़ी टाइम लगता है, उसमें अपने को लगेंगे 2 घंटे, लेकिन अपन अगर ये इंस्ट्रूमेंट या फिर ये इंस्ट्रूमेंट यूज लेंगे ना तो अपने को 1 घंटे की जगह मात्र लगेंगे 15 मिनट, क्योंकि इसमें एक बार बाउल को डालो और एक बार फायर कर दो तो बस वहाँ पे क्लैम्प भी हो जाती है, उससे कट भी जाती है, तो तीनों चारों काम एक साथ हो जाते हैं। उसके अंदर अगर हम मैनुअली करेंगे तो सीजर से काटेंगे, फिर उसके बाद में निडल होल्डर से वो क्या सूचरिंग करेंगे, तो काफ़ी लंबी प्रोसीजर, लेकिन इसमें दोनों काम एक साथ हो जाते हैं 15 मिनट के अंदर। वो प्रोसीजर 15 मिनट में नहीं लगती, काफ़ी कम समय लगता है। ठीक है, इसके बाद में ये है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल एनुअल स्टेपलर, है ना। तो ये भी जब लेप्रोस्कोपी गैस्ट्रिक ट्रैक के अंदर अपन किसी संरचना को होल्ड कर रहे हैं ना, रेक्टल कैंसर हो गया जिसमें रेक्टल को बाईपास कर रहे हैं, तो उस दौरान इसका उपयोग लिया जाता है। तो ये थे दोस्तों जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके बाद अब इसी चैनल पर और भी कई इंस्ट्रूमेंट के जनरल मेडिकेशन, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग और भी कई वीडियो हैं, उनको देखिए, लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद ना आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आपको आगे काफ़ी अच्छी और भी वीडियो मिले।